अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की तरफ से आज मुल्की मईशत के हवाले से एक वाइट पेपर जारी किया गया है और इसमें जो वफाकी हुकूमत है आपकी, उसको खासी तनकीद का निशाना इमरान खान साहब ने बनाया। और इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि पिछले 8 महीने की अगर हम बात करें तो 7 लाख पाकिस्तानी इस अरसे के दौरान जो है वो मुल्क को छोड़ के चले गए हैं। यानी कि ब्रेन ड्रेन जो है उस तरफ इशारा किया उन्होंने और इसको लिंक किया गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से कि मौजूदा जो सूरत हाल है हुकूमत में, इसमें अगर देखा जाए तो जो मैनेजमेंट है वो इतनी पुअर है कि मुल्क में रहने वाले नौजवान जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास डिग्रीज़ भी हैं, वो मुल्क में रहना पसंद नहीं कर रहे। इसके अलावा ग्रोथ रेट के हवाले से इस वाइट पेपर में बात की गई है कि उन्होंने ये कहा कि हमारे दौर में 5.7 से 6% की ग्रोथ जो थी वो हमने मेंटेन की थी और 55 लाख नौकरियाँ तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि उन्होंने जो है वो प्रोवाइड की हैं आवाम को। और उन्होंने ये कहा कि ये तमाम तर ग्रोथ जो है ये इसका डिक्लाइन तब शुरू होता है जब रजीम चेंज की पॉलिसी मटेरियलाइज होती है। और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा पे भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने ये कहा कि आप मैशत की तरफ ध्यान दें और बाकी पार्टीज़ को NRO दे दें। इसीलिए वो ये समझ नहीं पाए कि इकॉनमी का जो है वो लिंक होता है पॉलिटिकल सूरत हाल को लेकर। और महंगाई के हवाले से भी इस वाइट पेपर में ज़िक्र है कि खान साहब ये कहते हैं कि 45% इंक्रीज़ जो है पिछले 8 महीने में सामने आया है इन्फ्लेशन के अंदर। तो ओवरऑल इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा। शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। जमशेद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा इस वाइट पेपर के हवाले से। जो इकॉनमी की आप बात कर रहे हैं कि एक ओवरऑल सूरत हाल खासी डिटीरियोरेशन की है और ख़राबी है माशी सूरत हाल के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बज़िद है ये कहने में कि डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल अवॉइड हो चुकी है और ख़तरे से पाकिस्तान बाहर है। जो चैलेंजेस हैं उनको हम ओवरटेक कर लेंगे, किसी तरह मैनेज कर लेंगे। तो वो तो इस नैरेटिव को बाय नहीं कर रहे कि इकनॉमिक इमरजेंसी की कोई ख़ासी ज़रूरत है इस वक्त। देखिए, वो तो जो कुछ आज तक हो चुका है उसे भी बाय नहीं कर रहे। देखिए, मतलब आप कह रहे हैं जितनी भी फिगर्स हैं वो 36% की हो, 45% की हो, 5.8 बिलियन डॉलर की आप कह लें रिजर्व की हो, यू कैन से करंट अकाउंट डेफिसिट की हो, जितनी भी फिगर्स हैं कि ये सारी की सारी वो फिगर्स हैं जो स्टेट बैंक की दी हुई है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की दी हुई है या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की दी हुई है। इसमें कोई फिगर में तो इशू नहीं है ना। अगर मतलब हम जो भी फिगरें कोट कर रहे हैं अपने पल्ले से नहीं कर रहे ना, हम कोई अंदाजे तो नहीं लगा रहे। हम वो फिगर्स दे रहे हैं जो स्टेट बैंक देता है, जो मिनिस्ट्री फाइनेंस देती है, जो आपके लिए वर्ल्ड बैंक देता है, जो फिगर्स सुबह उठ के तो सारे अखबारों में आती है, वो अपना बिजनेस रिकॉर्डर में हो या किसी और में हो, एक सिक्काबंद साथियों की या रिसर्चर की लिखी हुई तहरीरें होती हैं जिसको कभी चैलेंज नहीं किया, हम वही फिगर कोट करते हैं। उन फिगर्स के मुताबिक तो कुछ नहीं बचा। उन फिगर्स के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। उन फिगर्स के मुताबिक तो कुछ नहीं बचा। अब उसके बाद अगर राणा सनाउल्लाह ने बताना है कि जी इकोनॉमी कैसी है और डिफॉल्ट हो बच गया है, अवॉइड हो गया है, या आप कह लें कि शहबाज शरीफ ने बताना है, तो फिर मतलब उसका तो हल को नहीं है। बात इकोनॉमी को तो किसी इकोनॉमिस्ट ने डील करना है, वो अनफॉर्चुनेटली इनके पास कोई भी नहीं है, या आप कह रहे हैं झूठ बोलने की कसम खाई हुई है। सवाल ये है कि क्या ये रियलिटी नहीं है कि आटे का रेट क्या है? क्या ये रियलिटी नहीं है कि तेल का रेट क्या है? तो 50% ज्यादा महंगा हुआ है। डीजल जो है 50% ज्यादा महंगा हुआ है। गैस की कीमत है वो 3 गुना हो गई, अवेलेबल नहीं है। क्या ये रियलिटी नहीं है कि बिजली की कीमत दुगनी हो गई और अवेलेबल भी नहीं है, लोड शेडिंग भी हो रही है, आगे लोड शेडिंग बढ़ने जा रही है। ये सारी बातें अगर रियलिटी हैं, अच्छा। क्या ये रियलिटी नहीं है कि 15 लाख फिगर जो है ये आप कह लें कि टेक्सटाइल ने दिया ना कि 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है, तो ये इसको कहीं चैलेंज नहीं किया गया। कोई वजीर, राणा एहसान साहब फैसलाबाद के रहने वाले हैं, इन्होंने चैलेंज किया होगा जी फिगर गलत है, वहाँ फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई, ठीक है, वो टेक्सटाइल मिल की एसोसिएशन के साथ बैठे। पोल्ट्री में जो कुछ हुआ, पोल्ट्री में कुछ चैलेंज करके दिखाए ना जी कि पोल्ट्री वाले गलत कह रहे हैं कि फीड मिलें बंद हो रही हैं, पोल्ट्री सेक्टर तबाह हो गया, मुर्गी जो है 300 रुपए से 350 रुपए हो गई, जो मतलब आपके नॉर्मल 200 होती है। जमशेद साहब, लेकिन डिबेट ये है कि 2019 का IMF प्रोग्राम जो आपने साइन किया था उसी के तहत जो शराइत इन्फोर्स हुई हैं उससे ये सारा कुछ हुआ है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ये एक ऐसा सफेद झूठ है, काला नहीं ग्रे नहीं, तो बाकायदा ऐसा सफेद झूठ है कि जिसमें बोलते हुए खत्म। देखिए, हमने तो आखिरी पैसे फरवरी में लिए हैं,
मार्च में हमारी हुकूमत खत्म होती है, फरवरी में हमने आखिरी किस्त ली है हमसे, ठीक है। हम तो मतलब आप कह लें IMF के साथ अगला रिव्यू चल रहा था जी, अगला रिव्यू चल रहा था। हमारा सिंपल उनके साथ एक इख्तलाफ था, वो कहते बिजली महंगी करें। हमने कहा कि हम आपको रेवेन्यू पूरा करके देते हैं, और हमने तमाम के तमाम टारगेट जो एनर्जी सेक्टर की मीटिंग थी हमारी आप कह लें IMF के साथ, दैट मीटिंग टुक ओनली 5 मिनट्स कि हमने सारे के सारे एनर्जी सेक्टर के सारे टारगेट जो है वो हमने ओवर अचीव किए हुए थे। अच्छा, ओनली 5 मिनट्स कि हमने सारे टारगेट पूरे किए हुए थे। मतलब जो आप कह रहे लाइन लॉसेस हैं उनके टारगेट पूरे थे, जो आपका रेवेन्यू प्रोडक्शन थी उनके टारगेट पूरे थे, जो आप कह रहे सब्सिडी थी या जो जनरेशन थी रेवेन्यू जनरेशन थी वो पूरे थे, ठीक है, सारे टारगेट पूरे थे। ये जो बातें कर रहे हैं ये तो बेसिकली आप पहले जस्ट लाइक अनपढ़ों की तरह बातें कर रहे हैं। सही, ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका, डिटेल से बात कर रहे हैं, ठीक है, मुनासिब बात नहीं है। मैं रिस्पॉन्स ले लेता हूँ उसका सर। एहसान साहब आप चले कंप्लीट कर लें सर। फिक्र एक बोल लेने, मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली देखें, हम लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ आके बात झूठ बयान करना और किताब में कुछ और लिखा हो, अखबार में कुछ और लिखा हो, अपना स्टेट बैंक की समरी में कुछ और लिखा हो, ये मुनासिब नहीं है। ये उनको पढ़े बगैर, ये उनको इग्नोर करके बात कर देते हैं। यहाँ जिसे कहते हैं ना खुरा गुआना, गंद डालना, उस तरह की बात करते हैं। मतलब चटाई से झूठ बोल दिया या कोई इररेलेवेंट बात कर दी। रेलेवेंट बात करें, फिगर से करें, तो उसमें मेरी और उनकी दो फिक्रें तो हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि स्टेट बैंक की फिगर उन्होंने बोलनी है, वही मैंने बोलनी है। ठीक है सर, रिस्पांस ले लेते हैं इसका। एहसान साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, वाइट पेपर भी जारी हो गया है, खान साहब कह रहे हैं 55 लाख नौकरियां दे दी थी, 6 का ग्रोथ रेट छोड़ कर गए हैं। इसके अलावा मजदूर जो थे वो मिल नहीं रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, इतना काम और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमने प्रोवाइड की थी, आपके आने से सब बर्बाद हो गया सर। और दूध की नहरें बह रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। देखें, मैं आपको थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दें, मैं मानता हूं 25% पे महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी मैं मानता हूं कि आपका ग्रोथ रेट इस साल गिर रहा है, और जो बिजली की जो अगर लोड शेडिंग है तो वो इसलिए नहीं है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है बिजली बनाने की, वो इसलिए है कि हम डॉलर बचाना चाह रहे हैं। डॉलर्स का भी शॉर्टेज है, रिजर्व्स आपके लोएस्ट पॉइंट पे आए हुए हैं। ये तो सारे वो सिम्टम्स हैं, या आप कह लें ये वो बीमारी है जो बिल्डअप हुई पिछले 4 सालों में, और अब वो जो बुखार है या वो जो बहुत तेज हो गया है इस वक्त। तो बिल्कुल ये हकीकत है। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा जरा अगर इजाजत दें बयान करने के लिए, हम यहाँ पहुंचे कैसे। देखिए, नंबर 1, अगर हम सिर्फ पिछले साल को देख लें तो 50 अरब डॉलर का तो ट्रेड डेफिसिट था आपका, यानी कि 82 बिलियन की आपने इंपोर्ट्स की, और आपने इंपोर्ट्स की उससे आपका जो है वो ग्रोथ रेट भी अच्छा है, क्योंकि इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री मुल्क है ये। आपकी इकोनॉमी आपने दुबा के इंपोर्ट की इकोनॉमी को आपने दौड़ाया, घोड़ों को दौड़ाया, और आपका उसका रिजल्ट ये निकला कि इनके आखिरी साल में 5500 अरब का फिस्कल डेफिसिट हुआ, जो हमारे 5 सालों की हुकूमत का जो फिस्कल डेफिसिट था वो 7000 अरब का था। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कितना खोखला ये इस मुल्क को कर गया। अभी ये कह रहे थे कि एनर्जी सेक्टर में तो हमने सारे IMF के जो टारगेट्स थे वो पूरे कर दिए, ओवर अचीव तो किया, बड़ा जबरदस्त ओवर अचीव किया। मैं आपको इनकी ओवर अचीवमेंट बताता हूं कि जो 1100 अरब का जो पावर सेक्टर का खाली जो डेट बिल्डअप हुआ या लॉसेस बिल्डअप हुए 72 सालों में, 72 सालों में 1100 अरब का जो बिल्डअप हुआ, वो सिर्फ 3.5-4 सालों में इन्होंने दुगने से भी ज्यादा कर दिया, यानी कि उसको 2400-2500 अरब पे ले गए। ये इन्होंने जबरदस्त टारगेट अचीव किया। गैस सेक्टर में, जो कि जिसमें डेट नहीं था, लॉसेस नहीं थे, उसके अंदर इन्होंने इतनी अच्छी रिफॉर्म्स की कि वो 3.5-4 सालों में वो 1400 अरब पे चला गया। बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया। इनको जब LNG मिल रही थी कोरोना के दौर में, हमने लॉन्ग टर्म मुआहदे किए जिनकी इन्होंने बहुत तनकीद की, बहुत ज्यादा तनकीद की, हमने पैसे खा लिए, फलाना कर दिया। वही लॉन्ग टर्म मुआहदे जो 13% ब्रेंट पे आपको LNG प्रोवाइड कर रहे थे, इनको मौका मिला कि वो $2 पे इसको अगले 3-4 सालों के लिए फिक्स कर लें। कोरोना के टाइम पे इन्होंने नहीं किया। ट्रैफिगेरा कंपनी इनको कर रही थी, $4 पे नहीं खरीदी, इन्होंने $6 पे नहीं खरीदी। कोई लॉन्ग टर्म मुआहदे नहीं किए, लॉसेस एक्यूमुलेट किए 1400 अरब के सर्कल, यानी कि जब ये छोड़ के गए तो 4000 अरब रुपए का पावर सेक्टर का ये गैस और बिजली का सिर्फ डेट छोड़ के तो गए। सर, इस सूरत हाल में आपने इस जॉब के लिए साइन अप करके सारा ब्लेम तो खुद ले लिया ना? साइन अप किया, देखिए हमने साइन अप किया। अब थोड़ा सा जरा मुझे मौक़िफ़ ये बिल्डअप करने दें, अब आगे चलते हैं। फिर इन्होंने जो कर्जे लिए वो पाकिस्तान की तारीख के 80% कर्जे लिए, और फिर जो एंड में ये कहते हैं हमने फरवरी में किस्त ले ली थी, सही फरमा रहे हैं, फरवरी में इन्होंने IMF की किस्त ले ली
उसके बाद इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस फ्रीज की, जो 50 रुपए कम किए। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था कि 100 से 125 अरब की सब्सिडी सिर्फ पेट्रोल के मद में हुकूमत पाकिस्तान देगी हर महीने। यानी कि अगर उसको 12 महीनों से ज़र्ब देते तो 1200 अरब रुपए की सब्सिडी ये पेट्रोल में देना चाह रहे थे, और जो 4 महीने इन्होंने फ्रीज किया था वही सारे सिर्फ 400 से 500 अरब की सब्सिडी थी। यानी कि ये मुल्क को और खोखला करने का प्लान बना के चले गए थे, और कहते हैं हम तो रिलीफ दे रहे थे, अवाम को बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। IMF से जो आपने एक मिसट्रस्ट जो आपने क्रिएट किया, जो आपने मिसट्रस्ट क्रिएट किया कि ये मुल्क ऐसा है कि ये मुआहदा करता है, मुआहदे के ऊपर कमिटमेंट आती है, और ये कमिटमेंट हुकूमत पाकिस्तान की थी, और फिर जैसे ही पैसे आप ले लेते हैं तो ये हुकूमत पाकिस्तान फिर जाती है, ये गोल हो जाती है अपनी कमिटमेंट से, और ऑपोजिट जहां आपने प्राइसेस इंक्रीज करनी थी, आप वहां प्राइसेस जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। तो वो कमिटमेंट का जो गैप था वो आज तक हम उसको फिल कर रहे हैं, उसको फिल कर रहे हैं। और ये जो लिक्विडिटी डॉलर क्राइसिस है, अगर यही LNG की प्राइसेस, ये गैस प्राइसेस को प्रॉपर्ली टाइमली इंक्रीज करते, बिजली की प्राइसेस को इंक्रीज करते, वो पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज करते, तो वो मुआहदा कंटिन्यू करता। उस मुआहदे को हमने कंटिन्यू किया, ये हमारा गुनाह है। तो एहसान साहब, ये जितना टाइम आपके पास बचा है इसमें डैमेज कंट्रोल आप कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, मतलब ये है इतना डैमेज हो चुका है? देखिए, अब मैं समझता हूं कि ये हुकूमत पाकिस्तान का, मैं एज अ PMLN नहीं मैं बोल रहा, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत पाकिस्तान का, जो भी हुकूमत चला रहे हैं उनका फर्ज है कि ये मुल्क के मफाद के लिए जो फैसले लेने पड़ेंगे वो लेने चाहिए, चाहे उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट हो। अगर हम नहीं लेते या हुकूमत पाकिस्तान नहीं लेती, तो फिर इसका मतलब है कि हम भी इनकी तरह वो जो गंद है वो आगे के लिए छोड़ रहे हैं। शायद हम 2 महीने अच्छे गुजार दें, 2 महीने और कर्जे लेके अच्छे गुजार दें, लेकिन हम कबाड़ा करके चले जाएंगे। तो अभी तक तो हमने ये नहीं किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क को वो पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है, महंगाई हुई है उससे, लेकिन अगर ना करते तो डिफॉल्ट हो जाता, और अगर डिफॉल्ट होता तो ये जो आज ये 216 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, ये शायद आपको 600 इसकी ऑफिशियल प्राइस होती, मिलता ब्लैक में 3000 रुपए का, जिस तरह श्रीलंका। मतलब आप कह रहे हैं कि सूरत हाल अनअवॉइडेबल थी। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। डॉक्टर सलमान शाह ने हमें ज्वाइन किया, साबिक वजीर खजाना, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बताइएगा, दोनों तरफ से ब्लेम गेम खेली जा रही है। आज वाइट पेपर जारी हुआ है PTI की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि हमने 6 के ग्रोथ रेट पे छोड़ा था हुकूमत को, इसके अलावा हमने 55 लाख नौकरियां दी थी, और हमारे दौर में जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बूम कर रही थी। आपको लगता है सूरत हाल ऐसी थी, और जितना भी डैमेज हुआ है इकॉनमी को वो पिछले 8 महीने में ही हुआ है? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो इस सूरत हाल में इस वक्त है, वो कोई 1-2 साल की तो बात नहीं है, वो तो पिछले 40-50 साल की बात अगर आप करें तो आपके सामने चीज़ें सामने आ जाएंगी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 50 साल की अगर आप हुकूमतें देखें तो उसमें 27 साल PDM की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 27 साल उन्होंने हुकूमत की है, और पिछले 50 सालों में 20 साल जो है वो फौजी हुकूमतें थीं, और PTI की जो हुकूमत थी वो 3.5 साल थी। सो आज ये हम बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के, वो पिछले 50 साल में बने, जिसमें PDM का सबसे बड़ा हाथ था। वो क्या है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स? नंबर 1 है हमारा पावर सेक्टर, और ये तोड़ा इम्तियाज PDM का है कि इन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा पावर सेक्टर दिया है जो इंपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है, जो इतना महंगा है कि पाकिस्तान के अवाम उसकी बिजली खरीद ही नहीं सकते। ऑयल बेस्ड जनरेशन जो आप कह रहे हैं जी, और उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स इस वक्त अगर बंद भी हो जाए ना, ये कारखाने जो इन्होंने लगाए थे, तो उनकी पेमेंट जारी रहेगी, और कैपेसिटी पेमेंट भी नहीं हम कर पा रहे, और कई ट्रिलियंस में सर्कुलर डेट हो गया इस बिजली के निज़ाम में, जो कि PDM क्लेम करती है कि उन्होंने पाकिस्तान को रोशनियों में डाला ये प्रोजेक्ट्स करके। किसी ने इनमें से नहीं सोचा कि ये इंपोर्टेड बिजली का निज़ाम जो है
ये पाकिस्तान की इकॉनमी जो एक्सपोर्ट ही नहीं करती, तो डॉलर्स कहाँ से आएंगे इस बिजली को चलाने के लिए? ऊपर सही। से जब एक एनर्जी शॉक आया है, यूक्रेन की जंग की वजह से प्राइसेस बहुत ऊपर गई, बिल्कुल। उसके वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी उसी से ही निकला। सो मेरा कहने का मकसद है कि पीडीएम ने जिस किस्म की पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उनको सॉल्व करते करते बड़ा वक्त लगेगा। नंबर वन तो है कि ये पावर सेक्टर को हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। अब ये कहते हैं कि जी हम सोलर लगाएंगे, तो आज से 10 साल पहले आपने क्यों नहीं सोलर लगाया? उस वक्त आपको क्या शौक था कि आप इंपोर्टेड फ्यूल पे जाएं और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाएं जो अब हम सर्विस ही नहीं कर सकते, और हमारी चीन से भी तल्लुकात उसकी वजह से स्ट्रेन होते हैं। दूसरी चीज जो है, ये 27 साल जो पीडीएम ने गुजारे, उसमें हमने अपनी इकोनॉमी को इनवर्ड लुकिंग बना दिया है कि हम एक्सपोर्ट करने के काबिल ही नहीं है। अच्छा। और आप देख लें, पीटीआई ने जो बात की है कि एक्सपोर्ट्स उन्होंने मैक्सिमाइज किए हैं, 31 अरब डॉलर तक ले गए थे पीटीआई की गवर्नमेंट में। से पहले हर पॉलिसी दार साहब की थी वो एंटी एक्सपोर्ट थी। अच्छा। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि एग्रीकल्चर में जो 3 साल में ग्रोथ नंबर आए हैं पीटीआई के, पहले डेड सेक्टर पड़ा हुआ था क्योंकि उसको भी निचोड़ा गया एग्रीकल्चर सेक्टर को। किसी सूरत में भी पीडीएम अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकती। सही। अब मसला ये है कि 3 साल से तो पीटीआई ने करंट अकाउंट डेफिसिट का भी मुकाबला किया, पेंडेमिक का भी मुकाबला किया, और कोशिश की कि इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन दी जाए, कोशिश की कि रेमिटेंसेस को ज्यादा से ज्यादा फ्लो बेहतर किया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं जब से 8 महीने से आए हैं, ये दोनों चीजें नीचे जा रही हैं। ठीक है। और बिजली जो है वो हम ये खुद ही इन्होंने कहा कि हमारे पास कैपेसिटी है लेकिन पैसे नहीं है कि उसको चलाने के लिए। सही। तो उसका जिम्मेवार भी यही है जिन्होंने ये ऐसी सेक्टर जो है वो बना के आपके सामने खड़ा कर दिया। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के दौर से सर वो चले आ रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, मैं इसका जा रही है जी। ओवरसीज पाकिस्तानी इसको इन पे कोई एतमाद नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो देख सकते हैं कि ये इनकी सपोर्ट में उनका भी पैसा डूब जाएगा, तो रेमिटेंसेस भी नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। इसका रिस्पांस मैं ले लूँगा एहसान साहब से। सलमान साहब, आपके पास वापस आता हूँ। जमशेद साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो सारी बात की है एहसान साहब ने भी कि 5500 अरब का फिस्कल डेफिसिट आप छोड़ कर गए थे, इसके अलावा जो IMF का प्रोग्राम था उसको आपने डिसऑनर कर दिया, पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाने के लिए एग्री किया था आपने, लेकिन उस पर सब्सिडी देकर चले गए आप। तो क्या इस सूरत हाल ने कंट्रीब्यूट नहीं किया मईशत की बर्बादी के अंदर, अगर देखा जाए तो? नहीं, देखें, वो कह रहे हैं कि फरवरी में हमें किस्त मिली थी। अगर फरवरी में किस्त मिली थी तो एक मीन्स के मतलब मार्च में तो हम वैसे चले गए। मार्च में तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। तो बेसिकली तो 1 महीने में क्या तो मतलब खुदवा कर देता है खड़े खड़े चीजों को। 1 महीने में तो तबाही चीजें होती, करना भी खुदा ना हाथ सच्चाई नहीं होती एटम बम मारे बगैर। सो बेसिक जो बात है वो बात गलत कर रहे हैं। दूसरा ने बात की है कि हमने हमारा ट्रेड डेफिसिट देना था। ट्रेड डेफिसिट जब आपकी 1 साल में 10.5 अरब की मशीनरी आई, टेक्सटाइल की आई, कंस्ट्रक्शन की और माइनिंग की। अच्छा, इसी तरह बाकी चीजें हम जब ग्रो कर रहे थे तो मशीनरी आई थी, लेकिन साथ करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो 6 अरब था 2018 में। और इन्होंने 2-3 महीने के बराबर किया। तो जमशेद साहब से रब्ता कायम करते हैं, उनकी आवाज़ में डिस्ट्रप्शन है। एहसान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सलमान शाह साहब की भी, वो ये कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट्स थी उस पर सबसे बड़ा अटैक जो करने वाली हुकूमत थी वो पीडीएम की थी हमेशा से, और पीटीआई के दौर में ये रिकवरी हो रही थी जो कि हॉल्ट हुई आपके आने के बाद। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, सबसे पहले तो जो है हम एक्सपोर्ट्स छोड़ के गए थे $24.8 बिलियन की, और आखिरी साल हमारी एक्सपोर्ट्स
13% बढ़ी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 की। देखें, तब दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस गिरी थी उससे पहले, तो एक्सपोर्ट्स अगर वॉल्यूम में बढ़ी भी थी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डॉलर टर्म्स में नहीं आया। जो पीटीआई ने विटनेस किया उसके अंदर एक्सपोर्ट्स कदरें कम बढ़ी लेकिन क्योंकि एक कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा था तो आपने देखा कि क्वांटिटी में वो इतना इंक्रीज नहीं आया, लेकिन वो डॉलर वैल्यू में उसका इंक्रीज आ गया। आज दोबारा से वो रिवर्सल शुरू हो गया है क्योंकि दुनिया में एक रिसेशन है, अमेरिका में रिसेशन है। अब अमेरिका का जो कंज्यूमर है वो ना ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहा है क्योंकि उसके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, महंगाई का तूफान है, ना वो ज्यादा कपड़े खरीद रहा है, तो जो टेक्सटाइल की डिमांड है दुनिया में वो गिर गई है और उसका इंपैक्ट एक्सपोर्ट में आ रहा है। हमने एक्सपोर्टर्स को $9 की गैस दी जो कि हेविली सब्सिडाइज्ड है, एलएनजी की मैं बात कर रहा हूं, और इसी तरह मतलब सर 1 मिनट इसको सम अप कर लेना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को। हमने एक्सपोर्ट सेक्टर को फुली प्रमोट किया, उसको हेविली सब्सिडी दे रहे हैं। अब इन्होंने, सलमान साहब ने एनर्जी सेक्टर की बात की। देखें, आज $27 अरब की आपका पेट्रोलियम इंपोर्ट का बिल हो गया है। कौन प्रिडिक्ट कर सकता था कि रशिया रूस की जो है वो जंग होगी और एलएनजी जो है आपको $30 स्पॉट पे मिलेगी। ये तो जब $13-14 की एलएनजी खरीदते थे तो ये चीखे मारे होते थे कि देखें हमने कितने महंगे मुआहदे कर दिए। आज स्पॉट पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉन्ग टर्म मुआहदों से हमें सस्ती एलएनजी मिल रही है। तो तब जब हमने ये प्रोजेक्ट्स लगाए, हमने बादशाह डैम स्टार्ट किया, हमने मोहम्मद डैम को काफी हद तक मुकम्मल किया, तो हमने वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी किए। साथ आपके पास जो बिजली का जो बहरान था, जो 16-16 घंटे लोड शेडिंग जारी थी, शॉर्ट टर्म में हमने सस्ते तरीन प्रोजेक्ट्स लगाए। एलएनजी का जो गैस जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो सस्ती बनती है, कोयले के प्रोजेक्ट सस्ते प्रोजेक्ट हैं, लेकिन नो वन कुड प्रिडिक्ट कि आज कोयला किस कीमत पे चले जाएगा या एलएनजी किस कीमत पे चला जाएगा। हमने बास्केट प्राइस को कम किया था। ये जो क्राइसिस आया इसने दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया और इसके लिए अभी इस वक्त करंटली हम लोग 10,000 मेगावाट के सोलर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगा रहे हैं, जो कि आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की $2-3 अरब की सेविंग लेके आएगी। सर आपने ऑयल के इंपोर्ट बिल की बात की ना, उसके ऊपर भी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है? सागदार साहब कहते हैं रशिया से ऑयल ले लेंगे, बिलावल साहब अमेरिका जाकर कहते हैं गलत कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे पास मैं बताता हूं, फैसिलिटी नहीं है। मुजम्मिल, सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप था हमारे यहाँ, उनको कन्वे नहीं किया गया था बिलावल साहब को कि हमारी रशिया से, क्योंकि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर पीएम की हिदायत पे लगे हुए थे, उनसे 1-2 चक्कर लगे, उनको कन्वे कर दिया गया है बिलावल साहब को कि हमारा ये इट वाज जस्ट अ कम्युनिकेशन गैप कि उस वक्त उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिली हुई थी। ये एक छोटा सा वो कमेटी बनी थी जो इस पे काम कर रही थी, उसने काफी हद तक प्रोग्रेस कर ली और इंशाल्लाह ताला ये मुआहदा साइन हो जाएगा। उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं किया गया था, इट वाज नथिंग एल्स। तो अब सर ये जो डॉलर की सूरत हाल जो डार साहब चैंपियन करते हैं इस चीज़ को कि वो 200 से नीचे लेकर आएंगे, 2023 का पहला कारोबारी सेशन अगर हम देखें इसमें भी डॉलर महंगा हुआ है, 236 रुपए का ओपन मार्केट में मिल रहा है। ये फेलियर क्यों आ रहा है? देखें, अभी आईएमएफ का जो 9th रिव्यू है वो इम्पॉर्टेंट है और उसको हमें मुकम्मल करना चाहिए है, और वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो आपके और भी इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं। तो ये एक देखें, एक वाकई एक डिफिकल्ट पोजीशन है इस वक्त के रिजर्व्स आपके बड़े लो लेवल के ऊपर हैं और डिमांड डॉलर की ज्यादा है मार्केट में, तो वो जो गैप एक क्रिएट हो गया है उसकी वजह से ये हम विटनेस कर रहे हैं, जो इंटरबैंक और आपका जो ओपन मार्केट का जो डिफरेंस आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारी प्लानिंग है आगे इनफ्लोज की, विच इज लिंक्ड विद 9th रिव्यू, वो जब होता है तो ये हमें रिलीफ मिलेगा। आप आवाम देखेगी कि चीजें नॉर्मलाइज जरूर होंगी। हालात डेफिनेटली डिफिकल्ट हैं, दुनिया में मुश्किल हालात हैं, हम इसको मैनेज कर रहे हैं। और मैं समझता हूं मुजम्मिल, एक चीज मुझे कहने दें आखिरी पॉइंट, कि हर टाइम मुख्तलिफ होता है। आज जो पैमाना है वो ये नहीं है कि कितनी ग्रोथ आप दिखाएंगे। दुनिया की हुकूमतें ग्रोथ को नहीं टारगेट कर रही, दुनिया की हुकूमतें स्टेबलाइजेशन को टारगेट कर रही हैं, वो डिमांड डिस्ट्रक्शन को टारगेट कर रही हैं। तो आज का पैमाना और है, कोविड में पैमाना और था, तो ये इकोनॉमिक बेंचमार्क चेंज हो गया है। इस पे मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, वापस आएंगे और इसको मजीद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है और पीटीआई ने जो वाइट पेपर जारी किया है, इस पर डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जमशेद साहब, आपसे ये सवाल है कि जब भी हम सुनते हैं इमरान खान साहब को इकॉनमी पे बात करते हुए, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि आईएमएफ के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है, क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको। आईएमएफ के अलावा ऑप्शन क्या है, ये आप बता दें।
नहीं, आज भी आपने अगर गौर से सुनी स्पीच तो उन्होंने कहा कि आईएमएफ के बगैर चारा नहीं है। और आईएमएफ का बगैर देखें, आईएमएफ जो है इसका कोई ज्यादा कर्जा नहीं है। पाकिस्तान 127 अरब कर्जा है जी। 127 अरब में 3 मेन लेंडर हैं आपके। एक है आपका यू कैन से वर्ल्ड बैंक है, फिर आपका पेरिस क्लब है, फिर चाइना है, ठीक है, फिर अदर फ्रेंडली कंट्रीज हैं। आईएमएफ तो टोटल 6 या 7 अरब डॉलर है। बट आपको कोई बंदा पैसे नहीं देगा। आईएमएफ दुनिया का ऑडिटर है जी। वो उसका ऑडिट पास होगा तो फिर आपको आईएमएफ ने देना है, वर्ल्ड बैंक ने देना है, फिर आपको पेरिस क्लब ने देना है या चाइना ने देना है। हर आदमी रेफर करना है कि आप आईएमएफ के पास जाएं, उनकी शराइत वगैरह ये वो कि उनको कंफर्म हो कि पैसे वापस आ जाएंगे। वो खान साहब ने जो आज बात की, उन्होंने कहा कि आपको जल्दी जाना चाहिए, चीजें कंक्लूड करना चाहिए। जो बात राणा साहब कर रहे थे, मुझे गिला इनसे यही है कि बार बार ये बात को ट्विस्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इस वक्त भी आईएमएफ की बात नहीं मान रहे। जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट था वो टारगेट नहीं किया गया। अच्छा। 800 अरब रुपया उससे टारगेट से कम है। अब जब 800 अरब रुपया कम है तो ये इनका जो रिव्यू है हो नहीं रहा। मार्च में अगली मीटिंग है, उतनी देर तक इनके पास पैसे ही नहीं है। तो इट इज इनएविटेबल कि ये बड़ी तेजी से ये डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब डिफॉल्ट ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आप कह रहे हैं कि यू आर नॉट बाउंड कि आप डिफॉल्ट अनाउंस करें। लेकिन जब आपकी एलसीज पड़ी है, मेरी अपनी एलसीज पड़ी है $1.5 मिलियन की, तो नहीं खोल रही, बैंक कहता है हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो आज की डेट में $5 अरब की एलसी लोगों की बड़ी हैं जो स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो सर इनसे मेरी गुजारिश ये है कि सर डिफॉल्ट इसे ही कहते हैं, डिफॉल्ट इसे ही कहते हैं जब आप लोगों के कमिटमेंट वाले पैसे ना दे सकें। आप अगर मेडिसिन अपनी स्पॉन्सर नहीं कर सकते, अगर आप खुराक स्पॉन्सर नहीं कर सकते, अगर आप तेल स्पॉन्सर नहीं कर सकते, तो अगर स्पॉन्सर नहीं कर सकते या आप अभी तक सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये पेमेंट जो है जो देनी है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। जमशेद साहब, ये तो इस लिहाज से तो फिर वो आपके साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर ज़ैदी साहब ने आपके दौर में कह दिया था कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट एंटिटी बन चुका है, तो फिर उनकी भी बात मान लें कि तब से डिफॉल्ट चल रहा है। देखें, आप कहाँ पार और परिंदा मिला देते हैं। देखें, मुनासिब बात करें। सर, ये उनकी स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से तो नहीं। फोन लेना, स्टेटमेंट का क्या मतलब है? जब आपका फर्क करें मैंने पैसे देने ज्यादा हैं, लेने थोड़े हैं, तो मुझे कोई कह दे ये मैं डिफॉल्ट हूँ या मैं बैंकरप्ट हूँ, तो ये बात ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगर मैंने देने ज्यादा हैं, लेने आऊँ, ये और बात है। बेसिक बात है कि आपने जो 127 अरब डॉलर लोगों का लिया हुआ है, 127 अरब डॉलर जो लिया हुआ है वो लेने के बावजूद आप आज अपनी इम्पोर्ट स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे। इम्पोर्ट स्पॉन्सर ना करना या जो पैसे आपके कमिटमेंट है देने की, रीपेमेंट लोन की, वो ना करना, ये डिफॉल्ट है। अच्छा, अब इसमें रीपेमेंट जो है वो तो आनी है अगले 2 महीनों में या 3 महीनों में आ रही है। 8 अरब डॉलर वो दे सकते हैं, नहीं वो बाद में जिस दिन डेट आएगी उस दिन पता लगेगा। आज की बात यह है कि आज हम अपनी इम्पोर्ट को स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे, तो यही डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट इसे ही कहते हैं। सही है सर, पॉइंट आ गया आपका। एहसान साहब से रिस्पॉन्स ले लूं इसका। एहसान साहब, डिफॉल्ट हो चुके हैं, हम वो कह रहे हैं। एक मिनट चलें, कर लें कंप्लीट सर जी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि 50 अरब डॉलर का हमारा ट्रेड एसेट था। भाई, हमारे पास रेमिटेंस ज्यादा थी, हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा थी, तो वो उसको जो 50 अरब डॉलर का हमारा ट्रेड, ठीक है, मैग्नीट्यूड बड़ा था। पॉइंट आ गया सर, टाइम शॉर्ट है हमारे पास जी। एहसान साहब, वो कह रहे हैं डिफॉल्ट हो चुका है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इंपोर्ट कंप्रेशन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि डॉलर्स की शॉर्टेज है। लेकिन डिफॉल्ट देखें, उसको आप कहते हैं जब आप अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स ना पे कर पाए। मैं शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूं कि अब जो हमारा अगला बॉन्ड है वो 2024 में है। हमारे 2023 पूरे 23 में कोई बॉन्ड नहीं है जो हमने रिटायर करना है। जो कमर्शियल डेट है वो कमर्शियल डेट और जो बॉन्ड्स हैं वो 22% है पाकिस्तान के डेट का। इंशाल्लाह ताला हम अपने कमर्शियल डेट्स भी जो है वो टाइमली रिटायर करेंगे। बाकी जो 78% आपका जो डेट है वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल है जिस पे आप डिफॉल्ट नहीं कर पाते। ठीक है सर, पॉइंट आ गया, टाइम शॉर्ट है। आप ये बता दें, ये सुनने में आ रहा है कि मियां साहब वापस नहीं आ रहे, उसकी वजह यही है कि चैलेंज बहुत बड़े हैं और अभी सूरत हाल बियॉन्ड कंट्रोल है? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं सुनी। अच्छा। इंशाल्लाह ताला मियां साहब इलेक्शंस की कैंपेन लीड करेंगे। अच्छा। और पहले भी उन्होंने जो डेट्स जिन्होंने दी कि वो जनवरी में शायद आ जाएं, वो उन्होंने दी, लेकिन पार्टी की तरफ से ऑफिशियल कोई इसका स्टेटमेंट नहीं आया था
कि मियाँ साहब जनवरी में आ रहे हैं, ही विल बी हियर इन द इलेक्शन। ठीक है सलमान शाह साहब, फाइनल कमेंट आपसे शॉर्टली ये बताइएगा, जो एक साल अगर स्ट्रेच भी करते हैं, बल्कि 8-9 महीने स्ट्रेच करती है पीडीएम हुकूमत अपने इस दौर को, क्या इन चैलेंजेस को फिक्स करने की पोटेंशियल है उनमें आपके नज़दीक? आई थिंक इनमें कोई पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि 8 महीने में तो हम नीचे ही नीचे गए हैं और बड़ी एक स्लिपरी स्लोप है। और जाहिर है कि हमारे जितने इस वक्त रिजर्व्स हैं अगले 3-4 महीने में ये ख़त्म हो जाएंगे, अगर ये IMF प्रोग्राम इन्होंने ना किया वापस, और दूसरा चीन के साथ इनकी एग्रीमेंट नहीं आती जिसमें रीशेड्यूलिंग हो, मल्टीलैटरल बैंक से एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, बहुत से काम करने हैं, लेकिन ये कोई काम अभी तक हुआ नहीं। प्राइम मिनिस्टर चीन का दौरा कर रहे हैं लेकिन कोई उसमें जिक्र नहीं है। एक पॉइंट जी, अमेरिका का वो है, इनका सारे का जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है और वो भी एक पाई इन द स्काई है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके पास कोई इकोनॉमिक मैनेजर नहीं है। अब इन्होंने पहले बात की कि प्रिडिक्टेबल नहीं था ये मसला क्रिएट होना, तो प्रिडिक्टेबल अगर नहीं था तो फिर 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स किसने किए थे और क्यों किए थे? अच्छा, हालांकि 2008 में आपको पता है कि $150 पे तेल चले गया था, तो 2015 में आपका जब तेल नीचे था $40-50 पे था, उस वक्त आपने नहीं सोचा कि आगे चल के ये वापस जा सकता है। तो अभी तो सिर्फ $80 पे बैठा हुआ है, तो हमारी चीखें निकल रही हैं। अच्छा, सो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में ये मतलब शॉर्टली सर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के अलावा सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो सकती? इज दैट व्हाट यू सेइंग? हाँ, मतलब ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट करें और ये जो काम करने वाले हैं ये करें। ये क्या मतलब हुआ कि जी ये अगर मुश्किल काम किए तो इलेक्शन हार जाएंगे? तो भाई गवर्नमेंट्स तो हारती भी हैं जीतती भी हैं, तो लेकिन ये तो नहीं होता कि आप काम करना छोड़ दें और हाथ फैला के बैठ जाएं। ठीक है सर, एहसान साहब रिस्पॉन्ड करने का आप कह रहे थे, आप कर लीजिए शॉर्टली। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ फर्नेस ऑयल के ऊपर हमने रिलायंस कम की है LNG बेस करके और कोल बेस्ड प्लांट्स लगा के, नंबर 1। दूसरा, मुझे ये एक मुल्क बता दें जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ना हो और वो तरक्की, उसकी ग्रोथ रेट जो है वो उसने अगर आधे से ज्यादा कम ना की हो। दुनिया में बहरान है, तो आप दुनिया में रहते हैं, तो मुझे बता दें एक मुल्क जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ना हो और तरक्की कर रहा हो बड़ी तेजी से। सही। यूरोप ने सोलर कर लिया है, टर्की में सोलर के ऊपर जबरदस्त प्रोग्रेस, इवन सऊदी अरेबिया। आपने 4 साल में सोलर कितने लगाए? कितने 4 साल में सोलर लगाए बताएं ना जरा। मैक्सिको ने भी कर लिया है। हमारे पास तो आप इतनी कैपेसिटी बना के गए थे, उसी को संभालने में मुश्किल पड़ी हुई थी कि इसका क्या करना है। उसकी कैपेसिटी तो सोलर आपने एक सोलर मेगावाट नहीं लगाया तो फिर बात खत्म हो गई इसकी। जब आपकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है तो आपने कहां से सोलर लगाना है? हम 10,000 मेगावाट लगाएंगे सोलर। हम 10,000 इंशाल्लाह लगाएंगे। 10,000 मेगावाट ऐसी कैपेसिटी लगा दी है जो आपके गले में फंसी हुई है और जिसने आपकी इकोनॉमी का सत्यानाश करके रख दिया है। अब इसको प्लीज आप जरा इसको देखें और अपना जांचें इसके ऊपर कि कौन थे जो इतने रस्तू थे जिन्होंने ये डिसीजंस इस किस्म की हैं। यकीनन जो इकोनॉमिक ओवरहॉल है इसकी एक ज़रूरत है। मौलाना एहसान साहब मौजूद थे, सलमान शाह साहब मौजूद थे, जमशेद इकबाल साहब मौजूद थे। बहरहाल देखना ये है कि वाइट पेपर का जो क्रिटिसिज्म है तहरीक इंसाफ का, इसको गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है और कितनी देर इस निज़ाम को स्ट्रेच करने में कामयाब होती है। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।